हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस। और ये बहुत ही कॉमन बीमारी है जो अक्सर लोगों को हो ही जाती है और उन्हें पता नहीं चलता है कि ये ट्यूबरक्लोसिस है। तो चलिए आज इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस का जो टॉपिक्स जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे वो है उसका डेफिनेशन, उसका फीचर्स, सिम्टम्स और मुंह में उसका ट्यूबरक्लोसिस होने से मुंह के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, फिर उसको डायग्नोसिस क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं। तो डेफिनेशन चलते हैं, डेफिनेशन इसका ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जानते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस होता है, tuberculosis is an infectious disease usually caused by Mycobacterium tuberculous MTB बैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को शॉर्ट में MTB बैक्टीरिया बोलते हैं। तो यही बैक्टीरिया है जिसके वजह से हमारे बॉडी में ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन होता है। ये जनरली लंग्स को अफेक्ट करता है but can also affect other parts of the body. Most infection shows no symptoms or in which case it is known as latent tuberculosis. जब ट्यूबरक्लोसिस का सिम्टम्स हमारे अंदर बैक्टीरिया हमारे अंदर आ जाता है हमारे बॉडी के अंदर, तो स्टार्टिंग फेज में उसका जो लक्षण है वो पता नहीं चलता है, तो उसका सिम्टम्स नज़र नहीं आता है लोगों में, तो उसको बोलते हैं हम लोग लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस का कितना टाइप होता है। तो ट्यूबरक्लोसिस दो तरह का होता है, एक लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस होता है और दूसरा एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस जैसा कि अभी लास्ट पेज में मैंने बताया, यू हैव द जर्म्स इन योर बॉडी बट योर इम्यून सिस्टम स्टॉप देम टू स्प्रेड। हमारे बॉडी में ट्यूबरक्लोसिस का जर्म्स रहता है, मतलब वो बैक्टीरिया तो रहता है हमारे बॉडी में, लेकिन इम्यून सिस्टम हमारा जो जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है उस बैक्टीरिया को स्प्रेड नहीं होने देता है। ठीक है, तो वैसे केसेस जो जिन पेशेंट में होते हैं उसको लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। अब वही पेशेंट एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस कैसे बनता है? इट मीन्स द जर्म मल्टीप्लाई। जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो वो जर्म जो वो बैक्टीरिया है वो स्प्रेड करने लगते हैं धीरे धीरे बॉडी के अंदर और हम लोग बीमार पड़ने लगते हैं और दूसरों को भी वो डिजीज़ ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्यों? और हम लोग को उस वक्त तक समझ में नहीं आता कि हम लोग ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट बन गए। 90% ऑफ एडल्ट केसेस ऑफ एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस आर फ्रॉम रीएक्टिवेशन ऑफ ए लेटेंट इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन। 90% ऐसे मरीज होते हैं, पुराने मरीज होते हैं जो कि लेटेंट इन्फेक्शन जिनको हुआ रहता है, उनका इन्फेक्शन कुछ साल बाद, कुछ महीने बाद, कुछ समय के बाद एक्टिव हो जाता है। वैसे पेशेंट होते हैं कि जैसे कि अगर जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है लेकिन जर्म्स बॉडी के अंदर है उतना समय तक वो स्प्रेड नहीं हो रहा बॉडी में, लेकिन कुछ समय के बाद जब उसका शरीर किसी कारणवश कमज़ोर पड़ता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है अंदर, तब वो इन्फेक्शन इंक्रीज़ होता है, पूरा बॉडी में जर्म्स फैलता है और फिर वो एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ट्यूबरक्लोसिस बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। कुछ पिक्चर्स मैंने लगाया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप किडनी में लगाया, किडनी में होता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है और ये ट्यूबरक्लोसिस के केस में लिम्फ नोड जो है वो स्वेल कर जाता है हम लोग का नेक के पास, ये भी देख सकते हो आप। और स्किन ट्यूबरक्लोसिस भी होता है जो कि देखने में बहुत ही बुरा लगता है। मैंने पिक्चर यहाँ नहीं डाला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्लिनिकल फीचर्स देख सकते हो या फिर आप कह सकते हो कि इसका सिम्टम्स क्या होता है। और एपिसोडिक फीवर आएगा और ठंडा बहुत ज़्यादा लगेगा। एपिसोडिक फीवर मतलब कि समय समय पे एक फ़िक्स टाइम होता है उसका, दोपहर में आएगा, रात में आएगा फीवर, और ठंडा बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत ठंडी लगने लगती है बॉडी को। फिर ग्रेजुअल लॉस ऑफ वेट बहुत तेज़ी से घटना स्टार्ट हो जाएगा। रात में पसीना आएगा,
कफ, जब आप खांसते हो तो कफ आता है, वो कफ कभी ब्लड के साथ भी आ सकता है या फिर ब्लड नहीं भी होता है तो भी कफिंग होती है। कफ डैट लास्ट मोर देन 3 वीक्स, मतलब आपको खांसी है और आप कफ सिरप ले रहे हो या एंटीबायोटिक ले रहे हो, लेकिन वो खांसी जो है आपका छूट नहीं रहा है, बंद नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, 3-4 हफ्ता हो गया, इट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़। चेस्ट पेन होता है जिसको काफ़ी ज़्यादा कफ हो जाता है चेस्ट में, तो खांसने पे चेस्ट पेन होता है, फैटिग, कमजोरी लगेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगने लगता है। ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन ऑफ सब मैक्सिलरी एंड सर्वाइकल लिम्फ नोड्स नोन एज स्क्रॉफुला, जो आप लास्ट पेज में जो पिक्चर देखा आपने, लिम्फ नोड जो स्वेल कर जाता है उसको स्क्रॉफुला कहते हैं। ए प्रोग्रेस टू फॉर्म ए एक्चुअल एब्सिस विच परफोरेट एंड डिस्चार्ज, वो बस वो एक एब्सिस मतलब एक घाव बन जाता है नेक के पास, और बाद में धीरे धीरे वो लाल हो जाता है, रेडनेस आ जाती है उसमें, और फिर उससे पस निकलने लगता है। स्किन ट्यूबरक्लोसिस को ल्यूपस वल्गारिस बोलते हैं, जो कि पॉपुलर नोड्यूल्स विच फ्रिक्वेंटली अल्सर, वही फिर उसमें अल्सर फॉर्म हो जाता है, वो पस सिक्रीट करने लगता है। ओरल मैनिफेस्टेशन में आप देख सकते हो कि टंग जो है वो कॉमनली अफेक्टेड होता है, मुंह के अंदर का चीज़ है ओरल मैनिफेस्टेशन, टंग अफेक्टेड हो जाता है। ओरल लेजन्स अपीयर एज एन इरेगुलर सुपरफिशियल और डीप पेनफुल अल्सर्स, मुंह के अंदर छाले पड़ जाएंगे और काफ़ी दर्द होता है उसमें। फिर ट्यूबरक्लोस जिंजिवाइटिस अपीयर एज ए डिफ्यूज हाइपरेमिक, मतलब हमारे जिंजिवाइटिस में, जिंजाइवा में जो ट्यूबरक्लोसिस होता है और वो प्रोलिफरेशन ऑफ द जिंजाइवल टिश्यू, हमारा जिंजाइवल टिश्यू जो है वो बहुत उसका टेक्सचर ख़राब होने लगता है, प्रोलिफरेट हो जाता है। ट्यूबरक्लोस ऑस्टियोमाइलाइटिस इन्वॉल्विंग द जॉ अकर इन द लेटर स्टेज ऑफ द डिजीज़, अगर इसका ट्रीटमेंट हम लोग नहीं कराते हैं तो धीरे धीरे हमारे जबड़ों में भी ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब आप ये डिजीज़ कैसे ट्रांसमिट कर सकते हो या आपको ट्रांसमिट हो सकता है किसी और पर्सन से, तो सबसे पहले कि वैसा पर्सन जिसको ये ट्यूबरक्लोसिस है और उसे पता है कि वो इस बीमारी से गुज़र रहा है, तो उसको किसी भी पर्सन के सामने बिल्कुल सामने होकर बात नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा मुंह ढक करके ही रहना चाहिए। माउथ मास्क यूज़ कीजिए ऐसे पेशेंट, क्योंकि वो ज़्यादातर हमारा सांस के द्वारा या मुंह से जो हम बात करते हैं, तो बात करते वक्त जो सांस बाहर निकलता है हम लोग का, तो उसके थ्रू बैक्टीरिया भी साथ साथ बाहर निकलता है, तो उस कारण से भी होता है। कफ होता है, छींक आती है, छींकते हैं हम लोग, उन सारे रास्तों से बैक्टीरिया जो है दूसरे पर्सन को स्प्रेड हो सकता है उन सारी चीज़। फिर बाय सलाइवा, अगर आप वैसे पर्सन को किस कर रहे हो या उसका जूठा कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, तो वैसे भी ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में आ सकता है। अब डायग्नोसिस में क्या करते हैं, डायग्नोसिस में ये सारे लोग, मैक्सिमम लोग जानते ही हैं कि ट्यूबरक्लोसिस में जो टेस्ट होता है डायग्नोस करने के लिए, उसको ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट बोलते हैं या फिर मॉन्टॉक्स टेस्ट बोलते हैं। आप पिक्चर में देख रहे होंगे मॉन्टॉक्स टेस्ट कैसे लिया जाता है। ये इंजेक्शन दिया जाता है और वो एरिया, जितना एरिया स्वेलन होता है, और जिसको ये इन्फेक्शन होता है उसका कुछ इंचेस होता है, अगर वो सर्कल उतना इंचेस में आता है मतलब आप पॉजिटिव हो, और अगर वो सर्कल नहीं बनता है, गायब हो जाता है, मतलब आप नेगेटिव हो। और कंफर्म्ड बाय स्पेशल मायोबैक्टीरियल स्टेन, वो कंफर्म करते हैं, एक स्टेन होता है जो मायोबैक्टीरियल स्टेन कहते हैं उसको, जिल नेल्सन स्टेन, उससे कंफर्म करते हैं कि इस पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है। फिर अब ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट में है कि पेशेंट विथ एक्टिव सिम्टम्स विल रिक्वायर ए लॉन्ग कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट इन्वॉल्विंग मल्टीपल एंटीबायोटिक्स। तो फ्रेंड्स, ट्यूबरक्लोसिस में लंबे समय तक मेडिसिन खाना पड़ता है और उस वक्त आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, इसलिए बिल्कुल सादा खाना खाना चाहिए, सादा दाल, रोटी, ऐसी चीज़ें जिसमें मसाला बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि आप कुछ भी स्पाइसी या मसालेदार या कोई भी ऐसी चीज़, मतलब
ऐसी चीज़ जिसको पचाने के लिए ज़्यादा ताकत का ज़रूरत होता है, वो हमारा लीवर, हमारा स्टोमक, ये सब चीज़ उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमारा पेट ख़राब हो जाता है, हम लोग उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा सादा खाना खाना चाहिए। दाल रोटी खाइए, दाल, सादा सब्जी जो होता है, बिल्कुल सादा खाना खाना है। उस वक्त कोई भी स्पाइसी फूड नहीं खा सको। आप खाओगे तो आपको लूज़ मोशंस होगा, आपको इतना परेशानी हो जाएगा, आप खुद फील करोगे कि यार इतना परेशान होने से अच्छा है कि मैं सादा खाना ही खाऊं। तो दोस्तों, आपने देख लिया, ये ट्यूबरक्लोसिस का टॉपिक था इन शॉर्ट वे। मैंने मेन चीज़ें ही बस डाली हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो एज ए नोट्स इसको देख सकते हैं, और जो नॉर्मल जो हमारे भाई बहनें हैं वो इस बीमारी को समझ सकते हैं आसानी से। अगर ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट आपके घर में है या आपके किसी रिलेटिव को हुआ है, तो आप उनको भी ये चीज़ समझा सकते हैं। ऐसे पेशेंट के साथ आपको कुछ भी चीज़ शेयर नहीं करना है, ना बेड, ना साथ में सोना है, ना कपड़ा यूज़ करने की ज़रूरत है। उनका सारा चीज़, जो भी उनका डेली रूटीन में जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ अलग रखना है। टूथब्रश, अगर आपकी फैमिली में कोई है ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट, तो वो जो टूथब्रश यूज़ करते हैं उसको अलग रखिए। उनका जो खाने का बर्तन है, उनके बर्तन को जिस स्कॉच से आप साफ़ करते हैं, वो भी इनफैक्ट अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि उस बर्तन में वो खाते हैं तो उसका बैक्टीरिया उस बर्तन में भी रहता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और उस पर्सन से दूर रहना रहता है। उसके आसपास बहुत नज़दीक होकर के बातें मत कीजिए, और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि ये ऐसा डिजीज़ है जो ट्रांसमिट हो सकता है ईज़िली, और आपको पता भी नहीं चलेगा, समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसका सिम्टम समझने में 1 महीना लगभग लग ही जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।